हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो आप लोग के लिए मैं वीडियो एक बना रहा हूँ, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हु कैन बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर और हु कैन स्टार्ट द करियर इन द यूनिवर्सिटी टीचिंग और द कॉलेज टीचिंग। ओके, सो मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, मुझसे कमेंट करते हैं कि क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ज़रूरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, कितनी परसेंटेज होना चाहिए हमारे मास्टर्स में या पीजी में जिससे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम हम क्वालिफाई करें, पीएचडी करें या ना करें, करें तो कहाँ से करें, क्या पीएचडी और नेट दोनों ज़रूरी है या सिर्फ नेट के बेसिस पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये कुछ सवालों के जवाब जो है मैं आज की वीडियो के थ्रू देना चाहूँगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी टीचिंग होती है इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, बीए, पीएससी, बीकॉम, ओके, बीसीए, बीबीए, बीएड, सिमिलरली एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए और आपका एमबीए, एमसीए, एमएड और इसके अलावा बहुत सारे मास्टर्स कोर्सेज होते हैं। ओके, तो ये सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में चलते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए जो इनिशियल जो एक स्टेज होती है जिसमें एक टीचर की जरूरत होती है वो होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। जो पहले जिसे हम लेक्चरार बोलते थे वो अब नाम बदल के हो गया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन 55 मार्क्स, 55% मार्क्स। ओके, 55% के साथ आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। उसके अलावा पहले क्या होता था, एक एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि यूजीसी कराता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स जिसे हम बोलते हैं जिसको कराता है आपका CSIR। ओके, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है यूजीसी के अलावा। ओके, सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसे कराता है जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा कुछ साइंस के सब्जेक्ट यूजीसी भी कराता है, लेकिन यूजीसी जो है वो ज्यादातर मेजर जो सोशल साइंसेस के या जो जैसे MBA है, MCA के फील्ड के हैं, या एजुकेशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आई थिंक अराउंड 90+ सब्जेक्ट्स में जो है आपका यूजीसी जो है नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। यानी कि अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आपको यूजीसी जो है वो ये मोहर लगा देता है आपके ऊपर, ये स्टैंप लगा देता है, एक तरीके का सर्टिफिकेट आपको इशू करता है कि आपके अंदर वो नॉलेज है, आपने वो टेस्ट क्वालिफाई किया है, नेशनल लेवल पे आपने आपको कॉम्पीट किया है, अपने आपको प्रूव किया है कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये तो हो गई मिनिमम कंडीशन। उसके अलावा अब जो है गवर्नमेंट ने नए क्लॉज लेके आए हैं, यूजीसी के नए क्लॉज आए हैं, उसमें पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया है कि पीएचडी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है और कॉलेज टीचिंग में जाना है तो आपका पीएचडी होना मस्ट है। तो जो लोग ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं बहुत से कॉलेजेस में, तो उनको भी फोर्स किया जा रहा है, उनको भी कहा जा रहा है कि आप जो है पीएचडी एनरोल कीजिए। एटलीस्ट अगर आप पीएचडी एनरोल हो जाते हैं, आपके नाम के आगे पीएचडी परसुइंग लग जाता है, तो एटलीस्ट आपकी जॉब बच जाएगी और आपका जो है करियर रुकेगा नहीं। आपको ये नहीं होगा कि आपको जॉब छोड़ के पीएचडी करना है या कुछ और क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो नेट तो कंपलसरी है ही, अब आप पीएचडी को भी मैंडेटरी कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यानी कि अब मैंने बता दिया आपको, आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आपको कोई कैटेगरी है SC ST और OBC तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज को कम किया जाता है, शायद 50% के आसपास रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन की कि 55% होना चाहिए मास्टर्स में, नेट होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए इनिशियल लेवल पे जो आपको एंट्री करनी है। लेकिन अब एक अहम बात जो आपको बता दूं, बहुत सी बातें जो आपको नहीं पता होती हैं, आजकल जितने भी जॉब्स निकल रही हैं टीचिंग की, स्पेसिफिकली इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, तो उनकी जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। लेट से अगर यूपी के किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो वैकेंसी निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है। तो इसी तरीके से अगर राजस्थान में चाहिए तो राजस्थान ने अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला है कि भाई इन जॉब्स के लिए, इन सब्जेक्ट्स के लिए भाई टीचिंग की, टीचर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हमें जरूरत है। तो उन्होंने जो एलिजिबिलिटी शो की हुई है, जितने भी आप सर्विस कमीशन देखेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या गुजरात का हो या पंजाब का हो या हरियाणा का हो या बिहार का हो, बंगाल का, कहीं का भी हो, उड़ीसा का हो, कहीं का हो, तो आप उसमें एक चीज नोट कीजिएगा, जो उनकी क्वालिफिकेशन जो मेंशन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि भाई 55% होना चाहिए मास्टर्स में, नेट इसेंशियल है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पीएचडी है
बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आपका पीएचडी है और पीएचडी आपका 2009 के ऑर्डिनेंसेस से आपको पीएचडी मिली है, यानी कि आपकी जो भी पीएचडी अवार्ड हुई होगी तो वो अगर आपको 2009 के ऑर्डिनेंसेस से मिली है या उसके बाद जो अपडेट हुए थे 2016 वाले जो अपडेशन हुआ था, जो गाइडलाइंस आई थी यूजीसी की, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिली है तो आपका जो है नेट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। आपके ऊपर नेट की कंडीशन बाध्य नहीं होगी, आपकी पीएचडी ही आपको एंट्री दिला देगी। बट उसके लिए शर्त ये रखी गई है, जो गाइडलाइंस निकाली गई उसमें ये लिखा गया है कि आपकी पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड में हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आपका ओपन वाइवा हुआ हो पीएचडी का। तीसरी चीज, आपने दो पेपर पब्लिश किए हो पीयर रिव्यूड जर्नल में, स्कोपस नहीं, साफ साफ लिखा रहता है वहां पर पीयर रिव्यूड जर्नल। देयर इज नो मेंशन ऑफ स्कोपस और एबीडीसी एनीवेयर इन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये स्कोपस का जो सिस्टम चला हुआ है कि स्कोपस, आजकल स्कोपस पेड भी होते हैं, स्कोपस जो है पैसे से भी करा ली जाते हैं, लोग जो है जुगाड़ से भी कर लेते हैं, अपने सेटिंग हो जाती है कर लेते हैं। तो कोई स्कोपस में पब्लिकेशन होना किसी के अच्छे टीचर होने का या अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर होने की गारंटी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि लोग समझते हैं कि किसी का पेपर स्कोपस में पब्लिश हो गया, स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हो गया तो ही इज अ गुड टीचर। मे बी ही इज गुड इन रिसर्च बट इट डजंट मीन ही इज अ गुड टीचर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये दो अलग अलग चीजें। हाँ ठीक है, पब्लिकेशन होना चाहिए, आपको करियर में आगे बढ़ना है, लेकिन इनिशियल स्टेज में किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में वहां ये लिखा रहता है कि ये पीयर रिव्यूड में आपके दो पेपर पब्लिश हो आपकी थीसिस से, और आपने दो पेपर प्रेजेंट किए हो किसी भी सेमिनार में या कॉन्फ्रेंसिस में, ठीक है, आपने दो पेपर प्रेजेंट किए हो, ओपन वाइवा हुआ हो, आपने डिफेंड किया हो, आपकी पीएचडी रेगुलर मोड में हो। अगर ये सारी चीजें आपकी हैं तो आपको जो, हाँ, प्रॉपर कोर्स वर्क आपने किया हो पीएचडी का, तो आपके ऊपर नेट की कंडीशन बाध्य नहीं होगी। आपकी पीएचडी ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए सक्षम है, ये आपको इतना एलिजिबल बना देता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके मार्क्स होते हैं जो, अब जब आप देखेंगे जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है तो उसमें वो निकालते हैं कि 100 नंबर का ब्रेकअप होता है। उस 100 नंबर में आपके 12th की परसेंटेज, ग्रेजुएशन की परसेंटेज, पीजी की परसेंटेज, उसके कुछ मार्क्स होते हैं। पीएचडी आपने किया है तो शायद 25 to 30 मार्क्स पीएचडी के होते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो 7 मार्क्स उसके होते हैं। अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाइड किया है तो 10 मार्क्स उसके होते हैं। अगर आपका पहले से कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, यानी कि 2 मार्क्स जो होते हैं वो 1 साल के होते हैं, ठीक है। और आपके कोई अगर पब्लिकेशन है पीयर रिव्यूड जर्नल में तो एक पेपर के 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके सब कुछ मिला के टोटल वो 100 मार्क्स का ब्रेकअप बनाते हैं, ओके। तो उसमें कहीं नहीं लिखा रहता है कि आपका स्कोपस में होना चाहिए पेपर। हाँ, नेट अगर आपका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपकी पीएचडी होना चाहिए। और पीएचडी जो है आपके 2009 के गाइडलाइंस है या 2016 के जो अपडेटेड गाइडलाइंस है या 2018 के गाइडलाइंस है, जो मैंने आपको बताया कि भाई पीएचडी ओपन वाइवा आपका जो है रेगुलर होना चाहिए, आपने कोर्स वर्क किया होना चाहिए, आपका पीएचडी जो है कि 2 एग्जामिनर के पास गया हो, ठीक है, उसका ओपन वाइवा हुआ हो, 2 पेपर आपके पब्लिश हो, 2 पेपर आपने प्रेजेंट किए हो, तो आपकी पीएचडी बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। कहीं पर भी स्कोपस इंडेक्स जर्नल का जिक्र किसी भी कमीशन में नहीं किया जाता है। हाँ, एक बार जब आप एंट्री कर जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, उसके बाद जब आपको ग्रो करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट से प्रोफेसर बनना है, तो वहां पर फिर एक होता है एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई स्कोर जिसे हम बोलते हैं। तो उस स्कोर में फिर आपका देखा जाता है कि आपने रिसर्च कितनी की, आपने बुक कितनी लिखी, आपने पेपर कितने प्रेजेंट किए, आपके बुक चैप्टर कितने हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इनिशियल स्टेज में कहीं पर भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। मेरे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं क्यों मेनी टाइम आई हैव आल्सो फेस द सेम थिंग। पता नहीं, आई एम अ गुड टीचर व्हाट आई फील, बिकॉज टीचिंग इज इन माय ब्लड, ठीक है। और मैं टीचिंग अच्छे से करता हूँ, मेरा फीडबैक भी अच्छा आता है, अच्छे से पढ़ाता हूँ। रिसर्च में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाता। तो जरूरी नहीं कि किसी की रिसर्च अच्छी हो तो उसकी टीचिंग भी अच्छी हो, या किसी की रिसर्च अच्छी नहीं है तो वो अच्छा टीचर नहीं है। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें कभी अपने आप को डिसहार्टन करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करते रहिए रिसर्च के लिए भी, लेकिन टीचिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो कौन असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है ये मैंने आपको बताया। आपके पास 55% होना चाहिए मास्टर्स में, आपका नेट होना चाहिए, नेट नहीं है तो कम से कम पीएचडी तो मैंडेटरी हो ही गया है, वो भी आपकी 2009 या 2016 की गाइडलाइन से आपको अवॉर्ड हो, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो
आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि उनके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वॉचिंग। थैंक यू।